हेलो बीएससी के कमांडोज, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। आपको जो हमारे लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बैक्टीरिया में बेटा पोषण की बात कर ली थी कि बैक्टीरिया किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करता है, किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है बेटा, पोषण को अपन ने समझ लिया था कि पोषण क्या होता है बेटा। पोषण क्या होता है बेटा? पोषण एक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से भोजन की प्राप्ति की जाती है। फिर बाद में क्या होता है, उस भोजन से एनर्जी प्राप्त की जाती है और ये एनर्जी क्या काम आती है? विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं में काम में ली जाती है। अब वो उपापचयी क्रियाएं हो सकती है, ग्रोथ के लिए आवश्यक हो सकता है, गमन के लिए आवश्यक हो सकता है, जनन के लिए आवश्यक हो सकती है। ठीक है ना। तो एनर्जी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में काम में ली जाती है, लेकिन वो एनर्जी किससे मिलती है? फूड से। और फूड को प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है वो पोषण ही तो कहलाती है। ठीक है बेटा, पोषण के बारे में आप समझ ही गए होंगे, पहले भी बता दिया था कि पोषण क्या होता है। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट अपन ने बनाया है जिसमें बैक्टीरिया में पोषण या पोषण के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। इसको अपन ने पढ़ लिया था और इसका जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पर बना दिया गया है। तो बेटा इस फ्लो चार्ट को आप अपने नोट्स के अंदर लिख लेना बेटा, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है बेटा। तो ये अपन बैक्टीरिया में पोषण जो अपन ने पहले पढ़ चुका था पिछले लेक्चर में, तो हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इसका संक्षिप्तीकरण करने वाले हैं। थोड़ा शॉर्ट में मैं समझाना चाहूँगा बैक्टीरिया में पोषण को। सबसे पहले अगर बात करें पोषण की, तो पोषण क्या होता है कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के माध्यम से, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों के माध्यम से भोजन का निर्माण करना और उस भोजन से एनर्जी को बनाना, यानी कि ऊर्जा को बनाना, ये सारी की सारी प्रोसेस किसके अंतर्गत आती है? पोषण के अंतर्गत। पोषण के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेटा, स्वपोषी बैक्टीरिया और परपोषी बैक्टीरिया। स्वपोषी बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं अपना भोजन। ठीक है ना, किसी दूसरे सजीव पर निर्भर नहीं करते हैं भोजन के लिए, पोषण के लिए, तो कहलाते हैं बेटा स्वपोषी बैक्टीरिया। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है बेटा। अब ये ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। ठीक है ना। प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाने वाले बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। बताया था बेटा कि इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है, हरित लवक का एनालोगस होता है। ठीक है ना बेटा, हरित लवक का एनालोगस होता है क्रोमेटोफोर, जिसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविडिन। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर अपन प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। देखो बेटा, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं दूसरे प्रकार के स्वपोषी बैक्टीरिया। इनमें क्या होता है? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या होता है? रसायनों के उपयोग के द्वारा, रसायनों के ऑक्सीडेशन के द्वारा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बेटा रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया को। किसकी? ऑक्सीजन की। क्योंकि क्या होते हैं, रसायनों का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का उपयोग करते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया CO2 के अपचयन में। और बेटा अपन जानते हैं कि जो CO2 का अपचयन होता है उसी से तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या अपन भोजन बोल दो, फूड बोल दो, उसका निर्माण हो जाता है। तो बेटा रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के अंदर कार्बोक्सीसोम नामक संरचना बताई थी मैंने, कार्बोक्सीसोम नामक संरचना पाई जाती है। वहां पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। तो बेटा रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में कार्बोक्सीसोम के अंदर किसका निर्माण होता है? भोजन का निर्माण होता है CO2 के अपचयन के द्वारा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में तो बताया था बेटा क्या होता है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में, कि यहाँ पर 6CO2 प्लस 12H2S। ठीक है ना बेटा, बताया था मैंने। हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग होता है और यहाँ पर ये प्रकाशिक ऊर्जा H के रूप में है ना बेटा, H यानी फोटोन के रूप में प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। क्या बनता है बेटा? C6H12O6 बनता है, प्लस 6O2 मुक्त होती है, प्लस यहाँ पर सल्फर मोलिक्यूल भी मुक्त होते हैं। ठीक है ना बेटा। ये तो कौन सी प्रोसेस होती है? प्रकाश संश्लेषी में होने वाली प्रोसेस होती है ये। ठीक है ना बेटा। जहाँ पर क्या होता है बेटा, ये CO2 का अपचयन होता है, लेकिन यहाँ पर H2O का उपयोग नहीं होता, क्योंकि प्लांट के अंदर होता है बेटा H2O। जल का उपयोग कहाँ पर होता है? प्लांट कोशिकाओं के अंदर। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर बता दिया था कि H2S का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है बेटा? H2S का। और प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ पर ये क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? फूड बनता है बेटा। क्या बनता है? ये फूड बनता है। ठीक है ना बेटा, ये फूड बनता है। तो यहाँ पर कार्बन के
रिडक्शन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है बेटा, ग्लूकोज का या फूड का निर्माण हो रहा है। तो ये प्रोसेस तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया की है। कहाँ पर बनता है बेटा ये फूड, कहाँ पर बनता है ये फूड, ठीक है ना, अपन को पता है फूड कहाँ पर बनेगा बेटा, क्रोमेटोफोर के अंदर बनेगा ना, हरित लवक है ना बेटा, हरित लवक वर्णकों के अंदर ही, तो वहाँ पर क्रोमेटोफोर, यहाँ पर क्रोमेटोफोर होता है, पादप कोशिका में हरित लवक होता है, जहाँ पर फूड का या प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर होगा, क्रोमेटोफोर के अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा और CO2 का क्या होगा, अपचयन होगा, जो कि फूड बनाएगा। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं बेटा, कार्बोक्सिसोम। तो कार्बोक्सिसोम नामक संरचना में किसका निर्माण होता है, फूड का। अब होता क्या है देखो, रसायन संश्लेषी बैक्टीरियाओं में, ये तो प्रकाश संश्लेषी तो पढ़ लिया, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में तो क्या होता है, रसायनों का उपयोग करके ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया एनर्जी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एनर्जी का, यानी कि रसायनों का उपयोग करके। विभिन्न प्रकार के रसायन हो सकते हैं, मेथेन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, लोहा हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, और नाइट्रिकारी बैक्टीरिया में क्या हो सकता है, अमोनिया वगैरह है ना बेटा, नाइट्राइट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इनका उपयोग करके, इनका ऑक्सीडेशन करके ये एनर्जी बनाते हैं, और उस एनर्जी का उपयोग यहाँ पर करते हैं। और उस एनर्जी का उपयोग मैंने पहले समझा रखा है बेटा इस अच्छी तरीके से। तो उस एनर्जी का उपयोग, क्योंकि ये प्रकाशिक एनर्जी का उपयोग नहीं कर सकते रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, इसलिए उस एनर्जी का उपयोग यहाँ करके CO2 का इस प्रकार से अपचयन कर देते हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में तो क्या होता है कि यहाँ पर तो प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग हो जाता है, लेकिन रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए वर्णक ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी इनके माध्यम से बनती है, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी का उपयोग यहाँ होता है और CO2 का अपचयन हो जाता है कार्बोक्सिसोम के अंदर। कौन से बैक्टीरियाओं में, रसायन संश्लेषी बैक्टीरियाओं में। ये बेटा 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, 6 प्रकार के होते हैं बेटा। देखो मेथेन बैक्टीरिया, तो यहाँ पर मेथेन के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरा सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना बेटा, H2S का प्रयोग वो करके यहाँ पर H2S का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना बेटा, सल्फर बैक्टीरिया के अंदर, और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनता है दूसरी प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर फिर वो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी का प्रयोग यहाँ पर हो जाता है, ये फूड बन जाता है। इसी प्रकार से आयरन बैक्टीरिया के अंदर फेरस जो यौगिक होते हैं वो फेरिक में बदल जाते हैं, याद है ना बेटा, है ना, फेरस कार्बोनेट होता है, फिर वो बाद में किस में बदल जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, याद होगा बेटा। कार्ब और एनर्जी बनती है और एनर्जी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। कार्बन बैक्टीरिया में वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बदले में एनर्जी भी बनती है, उस एनर्जी का प्रयोग यहाँ होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, बेटा अपन को पता है रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनती है, और वो जो एनर्जी बनी उस एनर्जी का यूज यहाँ पर CO2 के स्थिरीकरण में किया जाता है। और हाइड्रोजन बैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार का हाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, बताया था मैंने, हाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि हाइड्रोजन का क्या करता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराने में सहायक होता है। इसके अलावा नाइट्रिकारी बैक्टीरिया होते हैं, 6 नंबर का बैक्टीरिया। अब नाइट्रिकारी बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अमोनिया को नाइट्राइट्स में बदलने वाले, और दूसरे होते हैं नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में बदलने वाले। ये क्या करते हैं बेटा, अमोनिया के ऑक्सीडेशन से क्या बनाते हैं, नाइट्रस एसिड। अपन ने पढ़ा था बेटा, नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। और ये HNO2 जो होता है वो मिट्टी में नमी के अंदर H+ और NO2- की फॉर्म में पाया जाता है। और जो NO2- होता है इसी को तो अपन क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं बेटा। तो HNO2 नाइट्रस एसिड का निर्माण होता है, लेकिन वो इन दोनों आयनों में विभक्त रहता है, तो NO2- यानी कि नाइट्राइट्स में। तो अमोनिया को नाइट्राइट्स में बदलने वाले, बदले में एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी का उपयोग यहाँ पर हो जाता है। अब जैसे कि नाइट्राइट्स मिट्टी में है, तो ये जो नाइट्राइट से HNO2 की फॉर्म में है बेटा, किस फॉर्म में, HNO2 की फॉर्म में। तो ये इसको बदलने वाले बैक्टीरिया क्या होंगे, HNO2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्या क्या बनता है, HNO3। पढ़ लिया था बेटा, ये सब मैं समराइजेशन कर रहा हूँ केवल। अब ये HNO3 भी किस फॉर्म में रहेगा, H+ और NO3- की फॉर्म में नमी के अंदर, ठीक है ना। और ये NO3 तो क्या कहलाता है, नाइट्रेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, नाइट्रेट्स कहलाता है। ये नाइट्राइट्स होता है, ये नाइट्राइट होता है, ये नाइट्रेट होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये नाइट्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाइट्राइट्स होता है, नाइट्राइट्स जो होता है वो HNO2, ठीक है ना, HNO2 की फॉर्म में होता है। HNO2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन से क्या होगा, एनर्जी बनेगी, ठीक है ना। और ये यौगिक प्राप्त होगा, क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। यानी कि नाइट्रिक एसिड किस फॉर्म में पाया जाता है, मिट्टी के अंदर,
अंदर H+ और NO3- की फॉर्म में। अगर मैं यूं कहूँ नाइट्रिक एसिड को यूं ही कह दूं ना मैं कि नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो इस फॉर्म में पाया जाता है नाइट्रिक एसिड, नमी के अंदर, मिट्टी के अंदर नमी होती है ना वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनर्जी प्राप्त कर ली जाती है। अब अपन बात करेंगे परपोसी बैक्टीरिया, ठीक है ना। कौन से बैक्टीरिया बेटा? परपोसी, यानी कि जो भोजन अपना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि भोजन के लिए दूसरे सजीव कोशिकाओं पर या परपोषियों पर डिपेंड करते हैं। परपोसी बैक्टीरिया या विषमपोषी या हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मर्तोपजीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, और वो भी विकल्पी भी हो सकते हैं, अविकल्पी, पोषण की विधि के आधार पर। बेटा विकल्पी ऐसे मर्तोपजीवी बैक्टीरिया होते हैं जो कि अगर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ ना मिले तो फिर इनके पास विकल्प होता है कि ये परजीवी बन जाए, यानी कि किसी जीवित सजीव को क्या करें, ये परपोषी के रूप में काम में ले ले और उनसे क्या प्राप्त कर ले? भोजन प्राप्त कर ले। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? विकल्पी मर्तोपजीवी बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है बेटा स्यूडोमोनास। क्या एग्जाम्पल है? स्यूडोमोनास। इस बैक्टीरिया का ये विकल्पी मर्तोपजीवी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल स्यूडोमोनास। पढ़ लिया था बेटा पहले, पर ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, समराइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अविकल्पी प्रकार के मर्तोपजीवी किसे कहते हैं बेटा? अविकल्पी प्रकार के मर्तोपजीवी ये हमेशा सदैव क्या बने रहते हैं बेटा? मर्तोपजीवी बने रहते हैं। अगर वहां पर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ अवेलेबल नहीं है तो ये क्या होते हैं बेटा? बीजाणु की फॉर्म में, क्योंकि अलैंगिक जनन के द्वारा बीजाणु बना लेते हैं। फिर कभी जब सड़े गले कार्बनिक पदार्थ बनते हैं तो ये बीजाणु अंकुरित होकर के नए बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा और हमेशा ऑलवेज मर्तोपजीवी या सेप्रोफाइटिक के रूप में काम करते हैं, यानी कि इनको केवल सड़े गले कार्बनिक पदार्थ ही चाहिए। यानी कि अगर इसको ये पोषण की विधि को नहीं बदलते। कुल मिला के बात ये है कि मर्तोपजीवी ही बने रहते हैं हमेशा। अगर इनको कोई सजीव शरीर भी मिल जाए तब भी ये मर्तोपजीवी है, परजीवी के रूप में नहीं बदलते। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी नाइट्रिकारी बैक्टीरिया है, अमोनिकारी बैक्टीरिया है, इसके अलावा जो क्लास्ट्रीडियम होता है वो क्या होता है बेटा? अविकल्पी बैक्टीरिया होता है। क्लास्ट्रीडियम क्या होता है? अविकल्पी बैक्टीरिया होता है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद परजीवी की बात करें। अब परजीवी क्या होते हैं? ये भी दूसरे सजीव पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये क्या पैदा करते हैं? ये जीवित सजीव से अपना भोजन लेते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन ये उसे संक्रमित करके रोगी बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा? जीवित सजीवों को रोगी बनाने वाले होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया परजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं। कौन से बैक्टीरिया बेटा? परजीवी बैक्टीरिया, ठीक है ना। और ये भी विकल्पी और अविकल्पी हो सकते हैं। विकल्पी परजीवी बैक्टीरिया का उदाहरण है बेटा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि कौन सा रोग पैदा करता है? टीबी का या क्षय रोग पैदा करता है, ठीक है ना, क्षय रोग पैदा करता है। तो बेटा जो क्षय रोग पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो विकल्पी प्रकार का परजीवी होता है, यानी कि अगर उसको जीवित सजीव शरीर ना मिले तो फिर वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भी अपना पोषण प्राप्त कर सकता है। अगर मैं अविकल्पी की बात करूं तो फिर ये अविकल्पी परजीवी ऐसे परजीवी होते हैं जिनको केवल और केवल जीवित शरीर ही चाहिए, यानी कि ये मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर नहीं करते हैं। अगर बेटा यही तो बता रहा हूँ कि परजीवी जो अविकल्पी वाला परजीवी होते हैं इनके पास विकल्प नहीं होता है, यानी कि परपोषण या पोषण के लिए दूसरी विधि नहीं अपनाते, हमेशा परजीवी बने रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये मर्तोपजीवी नहीं बनते, यानी कि जब तक जीवित शरीर है तब तक ठीक है, वरना ये क्या कर जाएंगे? अलैंगिक जनन करके बीजाणु बना जाएंगे, ठीक है ना। और फिर वही प्रोसेस वापस जब इनको जीवित शरीर मिलेगा तो बीजाणु अंकुरित हो जाएंगे, ठीक है ना, वो वाली प्रोसेस होती है। तो अविकल्पी प्रकार के परजीवी। सहजीवी की अगर बात करें तो सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सहजीवन, एक संबंध होता है, लाभदायक से संबंध पाया जाता है सजीव के अंदर, यानी कि परपोषी और परजीवी के अंदर, लेकिन वो परजीवी नहीं है बेटा, वो सहजीवी है, ठीक है ना। होता क्या है कि सूक्ष्म जीव और जीवित शरीर, कोई जो जीवित सजीव है उसके अंदर एक लाभदायक से संबंध पाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। परजीवी तो क्या था? उसको क्या था? नुकसान पहुंचा रहा था, हानि पहुंचा रहा था, वो संक्रमित करके रोगी बना रहा था परजीवी, लेकिन ये संक्रमित करके रोगी नहीं बनाते बल्कि उसको लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर लाभदायक से संबंध पाया जाता है जिसे सहजीवन कहते हैं या सिम्बायोसिस कहते हैं। जबकि ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? जो लाभदायक से संबंध में जुड़े हुए रहते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं। अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था ई कोलाई, मनुष्य की बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है ना बेटा। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल कर देता है मनुष्य को, और मनुष्य की आंत में ये सरल कार्बनिक पदार्थ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। बदले में वहां पर उसको पोषण भी मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाती है, भोजन मिल जाता है, ठीक है ना, सारी बात हो जाती है, ठीक है ना बेटा। इसी प्रकार से अपन ने बात करी थी प्लांट के अंदर
अंदर राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम बैक्टीरिया के बारे में। राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में पाया जाता है, वहाँ पर रहता है, ठीक है ना। उसको आवास मिल जाता है वहाँ पर, उसको सुरक्षा मिल जाती है, वहाँ से पोषण मिल जाता है, बदले में वो पादप को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है, ठीक है ना बेटा। तो ये अपन ने बैक्टीरिया में पोषण की ओवरऑल स्टडी कर ली है। इसके बाद अपन बैक्टीरिया में श्वसन को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब बैक्टीरिया में पोषण को पढ़ने के बाद हम बैक्टीरिया में श्वसन को पढ़ेंगे। बेटा श्वसन होता क्या है और क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है बैक्टीरिया में श्वसन को पढ़ने से पहले। तो अपन पढ़ेंगे, पहले बेटा टॉपिक डाल लेते हैं बैक्टीरिया में श्वसन, ठीक है ना बेटा। बैक्टीरिया में श्वसन, ठीक है बेटा। रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, इन बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो अपन ने पोषण में पढ़ा था कि भाई पोषण के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? फूड का। अब वो भोजन का निर्माण कैसे भी करें, उनकी अलग अलग विधि हो सकती है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था स्वपोषी बैक्टीरिया, तो वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, ठीक है ना, वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं ग्लूकोज के रूप में। और जो परपोषी बैक्टीरिया होते हैं, हेटेरोट्रोफिक टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बेटा भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर करते हैं, यानी कि दूसरे सजीवों से वो डायरेक्ट भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। पर उनका मेन जो उद्देश्य होता है वो भोजन की प्राप्ति ही होता है, भले से वो स्वपोषी बैक्टीरिया हो, भोजन को खुद बनाने वाले हो, या फिर परपोषी बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो उन्होंने बेटा क्या बना लिया? फूड को तो तैयार कर लिया। अब इस फूड से कैसे एनर्जी लेंगे, ठीक है। तो फूड से एनर्जी प्राप्त करने की मेथड ही क्या कहलाती है बेटा? रेस्पायरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे कि उसने फूड तो बना लिया पोषण की विधियों के द्वारा, ठीक है ना। अब वो परपोषी विधि के द्वारा या स्वपोषी विधि के द्वारा फूड तो तैयार है, लेकिन अब बेटा इससे एनर्जी का निर्माण अपन को कराना है। तो बेटा इससे एनर्जी कैसे प्राप्त की जाएगी? इस फूड से, यानी कि ग्लूकोज से एनर्जी कैसे प्राप्त की जाएगी? यही जो मेथड होती है वो क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया रेस्पायरेशन या श्वसन कहलाती है, फूड के द्वारा एनर्जी प्राप्त करना। अब ऐसा नहीं है बेटा कोई भी सजीव हो, ऐसा थोड़ी है कि जैसे फूड बना और वो एनर्जी बनाने लगेगा, ठीक है ना। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी तो एनर्जी बनेगी ना बेटा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलता है काम, ठीक है ना। तो भाई फूड है अपने पास, तो इससे ऐसा थोड़ी है कि फूड से डायरेक्ट रेस्पिरेशन चलता रहेगा और एनर्जी बनती रहेगी। जितनी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट के अनुसार एनर्जी का निर्माण होता है। तो बेटा एनर्जी हमें डायरेक्ट नहीं मिलती, बल्कि क्या होता है कि फूड से एटीपीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपीज का। एक यौगिक है बेटा ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपने सीनियर सेकेंडरी में पढ़ा होगा। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक यौगिक होता है, और इन्हें बेटा एनर्जी कोइन ऑफ द सेल माना जाता है। क्या माना जाता है? एनर्जी कोइन ऑफ द सेल, ठीक है ना, ऑफ द सेल। तो बेटा रेस्पायरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है? फूड एटीपीज का निर्माण करता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? रेस्पायरेशन कहलाती है, यहां से यहां तक की प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस होती है ना, ये 3-4 स्टेपों में कंप्लीट होती है बेटा, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में 3-4 प्रोसेस होती है इसकी, ठीक है ना, तब कंप्लीट होती है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया कि फूड से अपन को बनाना क्या है, मेन जो अपन का मोटो है वो एटीपी का निर्माण करना फूड से, और ये प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन की। बेटा मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि फूड से एनर्जी रेगुलर नहीं बनती रहती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी बनती है। तो फिर क्या होगा कि एटीपी के रूप में एनर्जी संचित होती है, और एटीपी क्या है? एक प्रकार का यौगिक है, कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का यौगिक है। अब जब भी अपन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये एटीपी विघटित हो जाती है। क्या हो जाती है? एटीपी टूट जाती है सरल पदार्थों में, ठीक है ना, एडीपी एएमपी वगैरह में, ठीक है ना। तो टूट करके फिर ये एनर्जी देती है। क्या देती है? एनर्जी। तो रिक्वायरमेंट के टाइम पर ये एनर्जी अपन के काम आती है। जब रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी टूटती रहती है और ये एनर्जी अपन को मिलती रहती है। नॉर्मल कंडीशन में तो फूड से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और रिक्वायरमेंट के टाइम पे ये एटीपी से अपन को एनर्जी मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि फूड से डायरेक्ट एनर्जी मिलती है, ऐसा नहीं होता बेटा। फूड से डायरेक्ट एनर्जी इस प्रकार नहीं मिलती है। एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी एनर्जी कोइन के रूप में पड़ी रहती है,
और जब आवश्यकता होती है तब इन एटीपीज को, जो एनर्जी कॉइन मानी जाती है, इनको खर्च किया जाता है और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। ठीक है बेटा, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, श्वसन। ठीक है ना बेटा, तो अपन ने फूड, पोषण में तो फूड बना लिया बैक्टीरिया ने, अब इसको श्वसन की आवश्यकता, भाई एनर्जी की तो आवश्यकता होगी ना। ओवरऑल पोषण ही इसे कह रहे हैं अपन कि फूड का निर्माण और उससे एनर्जी प्राप्त करना ओवरऑल पोषण कहलाता है। ठीक है ना बेटा, तो अब उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, श्वसन को पढ़ने वाले हैं, रेस्पायरेशन को पढ़ने वाले हैं बेटा, बैक्टीरिया में श्वसन। अब बैक्टीरिया में श्वसन बेटा, बैक्टीरिया में नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए तो श्वसन दो प्रकार का होता है। रेस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का। रेस्पायरेशन कौन सी प्रोसेस है, रेस्पायरेशन फूड से एनर्जी बनाने वाली प्रोसेस है बेटा, फूड से क्या प्राप्त की जाती है, एनर्जी। अब जो रेस्पायरेशन होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है वायवीय श्वसन, पढ़ा होगा बेटा आपने ये वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का मतलब, या एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला। ठीक है ना, तो वायवीय श्वसन यानी कि O2 की उपस्थिति में होने वाला। जब O2 की उपस्थिति में फूड से, भोजन से क्या बनती है, एनर्जी बनती है, एटीपीज का निर्माण होता है, तो ऐसा श्वसन कहलाता है वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पायरेशन। और बेटा दूसरा होता अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ये विशेष कंडीशन में होने वाला श्वसन होता है बेटा, अवायवीय श्वसन। ये होता है बेटा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो बेटा श्वसन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन। वायवीय श्वसन O2 की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन O2 की अनुपस्थिति में। बेटा O2 की उपस्थिति में कैसे होता है बेटा, कि यहाँ पर ये ग्लूकोज होती है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये विखंडित हो जाती है रेस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा। और यहाँ पर क्या बनाती है, 6CO2 बनाती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। H2O का भी फॉर्मेशन होता है, प्लस यहाँ पर एनर्जी बनती है बेटा 680 किलो कैलोरी के समथिंग। ठीक है ना, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से या श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने से 680 यानी 680 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, जो कि लगभग 38 ATP से बनती है। ठीक है ना, यानी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से श्वसन की प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कौन सी अपन वायवीय श्वसन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला। ठीक है ना, वायवीय श्वसन से 38 ATP बनती है। और अगर ये 38 ATP अगर विघटित हो या इनसे कितनी एनर्जी बन सकती है, तो 680 यानी कि 680 किलो कैलोरी एनर्जी बन जाती है। पहले तो अब मैंने बात की थी ना, ATP बनती है बेटा, है ना। फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऐसा थोड़ी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, अपन को ऑलवेज रहती है, ऐसा नहीं है बेटा। जब भी रिक्वायरमेंट रहती है वो ATP अपन के ATP जो होती है अपनी कोशिकाओं में या बैक्टीरिया की कोशिकाओं में संचित रहती है, रिक्वायरमेंट के टाइम पे टूटती रहती है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनती, ग्लूकोज से एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलती, बल्कि ATP का निर्माण होता है। फिर ATP जब रिक्वायरमेंट होती है तो एनर्जी में टूटती रहती है। तो बेटा ऑक्सी श्वसन के अंदर या अपन बात करें वायवीय श्वसन के अंदर 38 ATP का निर्माण होता है। अगर ये ATP टूटे या विघटित हो तो इससे इतनी एनर्जी प्राप्त हो सकती है। ये अपन ने बात कर ली ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर मैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बात करूं तो क्या होता है बेटा, एक ग्लूकोज जो बनाया था अपन ने वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पर तो ऑक्सीजन लगाएंगे नहीं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है कि ये बना लेता है बेटा C2H6OH या सॉरी C2H5OH। और यहाँ पर क्या बन जाता है, प्लस क्या तैयार हो जाती है बेटा 6CO2 प्लस यहाँ पर एनर्जी मिलती है लगभग 29 किलो कैलोरी की। कितनी एनर्जी मिलती है, 29 किलो कैलोरी, जो कि 2 ATP से मिलती है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बेटा अवायवीय श्वसन में, यानी कि अवायवीय जो श्वसन होता है O2 की अनुपस्थिति में, ग्लूकोज के द्वारा 2 ATP का निर्माण होता है, ये कह सकता हूँ मैं। और ये 2 ATP जब रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की तो 29 किलो कैलोरी दे सकती है। कितनी किलो कैलोरी बेटा, 29 किलो कैलोरी दे सकती है। तो बेटा ये वायवीय श्वसन के द्वारा किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण, एथेनॉल का निर्माण होता है। बेटा अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वायवीय जो श्वसन होता है वो यूनिवर्सल होता है। सभी सजीवों के अंदर, सभी सजीवों को एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी के लिए वो वायवीय श्वसन ही करते हैं। सभी सजीव यूनिवर्सल है, वायरस को छोड़ देंगे केवल, क्योंकि बेटा वायरस के अंदर खुद की श्वसन क्रिया या खुद की उपापचय क्रिया नहीं होती है कभी भी। अपन ने पढ़ा था दूसरे की उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल में लेकर के वो अपने लिए पदार्थ का निर्माण करता है, एनर्जी का निर्माण, तो वहां श्वसन नहीं होता। ठीक है ना, तो बेटा वायरस को छोड़ दो और उसके अलावा जितने भी सूक्ष्म जीव हो या जितने भी सजीव हो उनके अंदर क्या होता है, वायवीय श्वसन पाया जाता है, यूनिवर्सल होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में
श्वसन होता है, यूनिवर्सल है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया और कुछ सूक्ष्मजीव और कुछ विशेष कोशिकाएं कौन सा श्वसन दर्शाती है? अवायवीय श्वसन भी दर्शाती है। कौन सा श्वसन बेटा? अवायवीय श्वसन। कौन कौन दर्शाता है बेटा? देखो, बैक्टीरिया अवायवीय श्वसन प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? बैक्टीरिया अवायवीय श्वसन। और ये किसका निर्माण करता है? एथेनॉल का। इसके अलावा यीस्ट भी अवायवीय श्वसन प्रदर्शित करती है। इसके अलावा अपनी जो आरबीसी की कोशिकाएं होती है बेटा, अपनी जो आरबीसी होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। और श्वसन का कार्य कहाँ पर होता है? कोशिका का शक्ति गृह कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये शक्ति एटीपी मिल रही है ना बेटा, एनर्जी, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ चलती है बेटा? ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलती है ना। देखो बेटा, एक और बात बता देना चाहूंगा, वायवीय श्वसन की 3 स्टेप, मूलभूत 3 स्टेप होती है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है, एक क्रेब्स चक्र होता है और तीसरा ईटीएस चक्र। तो क्रेब्स चक्र और ईटीएस चक्र कहां पर चलता है बेटा? ईटीएस चक्र और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में तो चलता, तभी तो शक्ति गृह का वहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस चक्र भले से मान लिया साइटोप्लाज्म में चलता, वो ग्लाइकोलाइसिस चक्र साइटोप्लाज्म में चलता, तो ग्लाइकोलाइसिस तो इसमें भी चलेगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ऐसा पथवे है ना बेटा, ऐसा लीनियर पथवे है जिसके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो वायवीय श्वसन होता है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटा आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो जब आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, और ये एक कोशिका ही तो होती है, आरबीसी क्या होती है? कोशिका होती है। वैसे इसकी फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल नहीं होती बेटा, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, ये भी ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है ना। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो कोशिका ही होती है। उनके अंदर किसका अभाव होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया का। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसके अंदर, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वहां पर कौन सा श्वसन पाया जाएगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला, यानी कि अवायवीय श्वसन होता है। इसके अलावा जो अपनी मसल्स होती है, बोन मसल्स जो होती है, जो बोन से जुड़ी हुई लीनियर जो मसल्स होती है, बोन जो मसल्स होती है, उनके अंदर भी कभी कभी क्या होता है कि इसका अवायवीय श्वसन पाया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला, ठीक है ना। जब अपन एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ लगाते हैं तो हमारी मांसपेशियों में क्या अवायवीय श्वसन होने लगता है? किसकी अनुपस्थिति में? जब ऑक्सीजन की कम मात्रा हो जाती है तो बेटा अवायवीय श्वसन होता है बोन मसल्स के अंदर। इससे क्या होती है बेटा? थकावट वगैरह पैदा होने लगती है, थकावट होती है, खिंचाव होता है, सूजन भी आ सकती है, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। होता किसकी वजह से? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है बेटा। किसका निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड का, ठीक है। और यहाँ पर आरबीसी वाला, जैसे कि अगर बैक्टीरिया और यीस्ट की बात करें तो वहाँ तो एथेनॉल का निर्माण होता है। किसकी वजह से? अवायवीय श्वसन के कारण एथेनॉल बनता है इन दोनों में, तो बैक्टीरिया और यीस्ट में। लेकिन आरबीसी, बोन मसल्स, यहाँ पर बेटा क्या होता है? लैक्टिक एसिड का। एक और बात करूँ, एक मसल्स, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर भी बेटा क्या हो जाता है? कभी कभी उनकी हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर भी अवायवीय श्वसन हो जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो वहाँ पर हार्ट स्ट्रोक हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है बेटा, क्योंकि वहाँ पर बेटा मसल्स होती है, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा? पंपिंग का काम कर रहा, रेगुलर ब्लड को पंप करने का काम करता है। अब वहाँ पर जो मसल्स है उसके अंदर सूजन आ जाएगी या खिंचाव हो जाएगा, तो वो पंपिंग करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। और जब पंपिंग करना बंद कर देगा तो एक स्ट्रोक आएगा, जैसे कि वो कहते हैं ना हार्ट अटैक, तो स्ट्रोक लगेगा और उसकी वजह से क्या हो जाता है? व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो बेटा ये जानकारियों के लिए बता रहा हूँ बेटा, है ना, ठीक है। जानकारी होना आवश्यक है। पढ़ाई क्यों करते हैं अपन? नॉलेज के लिए तो करते हैं, तो ये नॉलेज ही तो दे रहे हैं, ठीक है ना बेटा। हालांकि ये चीज़ें पूछी नहीं जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अंदर, पर नॉलेज के लिए वैसा आप पढ़ के भी आए होंगे। तो बेटा नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है वायवीय होता है और अवायवीय होता है। वायवीय रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रकार से होता है, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जबकि अवायवीय जो श्वसन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और ये इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अब श्वसन के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं रेस्पिरेशन के आधार पर, वो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं बेटा? श्वसन के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेटा 3 प्रकार के होते हैं। श्वसन के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा वायवीय बैक्टीरिया या ऑक्सी बैक्टीरिया, ऑक्सी जीवाणु भी कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। ऑक्सी जीवाणु क्या कह सकते हैं बेटा? ऑक्सी जीवाणु, ठीक है ना, या वायवीय बैक्टीरिया, एक ही बात है। तो यहाँ पर बेटा ये ऑक्सी जीवाणु होता है, ठीक है ना। एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है ना, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। दूसरा होता है अनॉक्सी बैक्टीरिया, अनॉक्सी बैक्टीरिया या अनॉक्सी जीवाणु, ठीक है ना बेटा। क्या होता है बेटा? अनॉक्सी जीवाणु, अनॉक्सी बैक्टीरिया। एन एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है ना, एनएरोबिक बैक्टीरिया। और एक होता है बेटा अविकल्पी या विकल्पी अनॉक्सी बैक्टीरिया, विकल्पी अनॉक्सी बैक्टीरिया। तीसरे नंबर का बैक्टीरिया है
है ना बेटा, इसे बोलते हैं बेटा फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये 3 प्रकार के विकल्पी अनॉक्सी बैक्टीरिया और ऑक्सी बैक्टीरिया, एरोबिक, एनएरोबिक और फैकल्टेटिव 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। किसके आधार पर? रेस्पायरेशन के आधार पर, रेस्पायरेशन के आधार पर 3 प्रकार के बैक्टीरिया। तो बेटा ऑक्सी जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर तो सामान्य वही जो अपन ने पढ़ा था ना अभी, ऑक्सी बैक्टीरिया यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करेगा और ग्लूकोज को, देखो ऐसे होता ना, ये ग्लूकोज होता है प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज टूट जाती है 6CO2 प्लस 6H2O के अंदर, और कितने किलो कैलोरी बेटा? 680 किलो कैलोरी, 680 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है, जो कि किसके माध्यम से बनती है? 38 ATP के माध्यम से, क्योंकि 38 ATP का निर्माण होता है वायवीय श्वसन में। कितने ATP का? 38 ATP का। तो ये तो बेटा एरोबिक प्रकार का हो गया। अगर मैं अवायवीय की बात करूं, है ना बेटा, अनॉक्सी बैक्टीरिया वो होते हैं जिनमें अवायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ग्लूकोज या फूड है वो बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन नहीं लगानी, बिना ऑक्सीजन के क्या होता है बेटा? वो क्या होता है बेटा? 2 मॉलिक्यूल बनाता है, किसके? एथेनॉल के, प्लस यहाँ पर CO2 मुक्त होती है, जैसे कि यहाँ पर होती है CO2 श्वसन में मुक्त होगी 100%, ठीक है ना। तो यहाँ पर CO2 मुक्त होती है, ठीक है ना। बदले में यहाँ पर 29 किलो कैलोरी लगभग क्या होता है? एनर्जी होती है, जो कि किससे मिलती है? 2 ATP, यानी कि अवायवीय श्वसन में कितनी ATP बनती है? अवायवीय श्वसन में 2 ATP का निर्माण होता है, और ये 2 ATP अगर अपघटित हो तो 29 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। अब ये विकल्पी अनॉक्सी जीवाणु क्या होता है? फैकल्टेटिव प्रकार का। तो बेटा फैकल्टेटिव प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है, यानी कि ये वाला श्वसन भी होता है, ठीक है ना, यानी कि दोनों प्रकार का, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी कर सकता है, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है इस बैक्टीरिया को, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है, यानी कि दोनों प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है? श्वसन पाया जाता है, ठीक है ना। किसमें? विकल्पी अनॉक्सी बैक्टीरिया, ठीक है ना। क्या होता है बेटा? विकल्पी अनॉक्सी बैक्टीरिया में, यानी कि जो एन और मेन तो क्या होता है? देखो बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी कर सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या कर सकता है? ये श्वसन कर सकता है, ठीक है ना। तो अपन ने पहले पढ़ा ऑक्सी बैक्टीरिया जो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करेंगे, है ना बेटा। जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया पढ़े थे ना अपन, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है ना, स्यूडोमोनास, इस तरह के जितने भी रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया पढ़े थे अपन ने, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया वो सभी इसी के उदाहरण है बेटा। क्योंकि रसायन जो संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, एक बात और है ना बेटा, इसके अंदर अपन जानते भी है वैसे भी, क्योंकि वहाँ पर जो पोषण होता है, जो फूड का निर्माण होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में फूड का निर्माण ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो होता है। जैसे कि मेथेन बैक्टीरिया था तो मेथेन का ऑक्सीडेशन करके तो एनर्जी बना रहा था, और उस एनर्जी का उपयोग कर रहा था वो ये फूड को बनाने में, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना। तो वहाँ तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ना बेटा। तो जितने भी रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, सभी रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? एरोबिक प्रकार के होते हैं। कि कौन से प्रकार के? एरोबिक प्रकार के। अब अगर अपन बात करें अनॉक्सी बैक्टीरिया को, एन एरोबिक बैक्टीरिया, तो इसका एग्जाम्पल जाता है क्लास्ट्रीडियम। भूमि के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं बेटा क्लास्ट्रीडियम, ठीक है ना, क्लास्ट्रीडियम वगैरह, ठीक है ना। तो क्लास्ट्रीडियम इसका एग्जाम्पल चला जाएगा बेटा, ठीक है ना। ठीक है, आगे अपन बात करें, अगर बात करें विकल्पी अनॉक्सी बैक्टीरिया की, ठीक है ना, विकल्पी अनॉक्सी बैक्टीरिया यानी जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होता है, तो इसके जो एग्जाम्पल जाते हैं वो देखो बेटा, एग्जाम्पल इसके हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, मनुष्य की आंत में पाया जाता है, बड़ी आंत में, ठीक है ना। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है बेटा माइक्रोकोकस ओरियस। क्या होता है बेटा? माइक्रोकोकस ओरियस, ये दूसरे नंबर का बैक्टीरिया है, माइक्रोकोकस ओरियस होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया बेटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया भी बताऊँ कैसे, माइक्रोकोकस ओरियस और क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है ना बेटा, ये बैक्टीरिया हो गए। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये 4 बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। 4 बैक्टीरिया अपन ने एग्जाम्पल में दे दिए, ओरियस, ठीक है ना, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है। ये 4 बैक्टीरिया, ई कोलाई हो गया, माइक्रोकोकस ओरियस, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम और स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये कौन से प्रकार के बैक्टीरिया है कि अगर बेटा ऑक्सीजन उपस्थित है तो ऑक्सीशोषण करेंगे, अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इस प्रकार का अनऑक्सीशोषण करने लगेंगे। तो देखो बेटा, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम और माइक्रोकोकस ओरियस, ये 2 ऐसे घातक बैक्टीरिया हैं जो कि फूड को पॉइजनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
क्या कर देते हैं, फूड को बेटा विषाक्त कर देते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया माइक्रोकोकस ओरियस और क्लास्ट्रीडियम बोtulinum, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, डिब्बा बंद खाद्य सामग्री, आपने नाम सुना होगा बेटा, जो मतलब जैसे कि अमेरिका वगैरह ये जो कंट्री है, पश्चिमी जो देश है, वहाँ पर क्या होता है, यूरोप वगैरह ये आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, डिब्बा बंद खाद्य सामग्रियों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम तो बढ़िया हैं, ताज़ा सब्जियां खाते हैं, अच्छी बात है, ताज़ा ही खानी चाहिए, फ्रेश एकदम, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, डिब्बा बंद बहुत दिनों तक रखी रहती है फ्रिजों के अंदर, फ्रीजिंग करके फिर उनको गरम कर कुरा के खा लेते हैं, तो मतलब बिल्कुल बकवास काम, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डिब्बा बंद खाद्य सामग्री के अंदर ये पैदा होते हैं बेटा माइक्रोकोकस। अब डिब्बा बंद खाद्य सामग्री है तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी ना डिब्बे के अंदर, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या कर जाते हैं, ये कर जाते हैं, अनऑक्सी शोषण होता है उसके अंदर, और वहाँ पर जो फूड था उसको विषाक्त कर देते हैं, इतना विषाक्त कर देते हैं कि अगर उस फूड को मनुष्य खा ले तो उसका भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि डेथ तक हो सकती है। किनकी वजह से, माइक्रोकोकस ओरियस और क्लास्ट्रीडियम बोtulinum की वजह से। वैसे अपन आर्थिक महत्व में जो हानिकारक महत्व होते हैं ना, उसके अंदर इसको पढ़ेंगे कि इसका हानिकारक महत्व क्या होता है, तो वहां पर पढ़ेंगे। और जो प्रोसेस है, ये फूड को पॉइजनस किया ना, विषाक्त किया फूड को, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है बेटा, बोटुलिज्म। इनके द्वारा, इन बैक्टीरियाओं के द्वारा जो ये प्रोसेस है ना फूड को विषाक्त करना, वो प्रोसेस कहलाती है बोटुलिज्म, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है ना, आर्थिक महत्व में। तो बेटा ये अपन ने क्या पढ़ लिया, बैक्टीरिया में शोषण को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है बेटा। आगे अपन बात करेंगे, इसका थोड़ा सा मैं डिटेल देना चाहूँगा, ठीक है ना बेटा, थोड़ी सी डिटेल आप ले लेना इसकी कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स के रूप में। हालांकि अपना इसके बाद अपना कोई मतलब नहीं रह जाता है, फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, ठीक है बेटा। कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा बेटा रेस्पिरेशन के संदर्भ में, ठीक है ना बेटा, रेस्पिरेशन के संदर्भ में। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है बेटा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस अगर मैं बात करूं वायवीय श्वसन की, ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग होता है वहाँ पर। और होता क्या है बेटा, थोड़ा सा आपको याद भी होगा, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो बेटा क्या होता है कि ग्लूकोज का मोलिक्यूल होता है और ये जीव द्रव्य में किस में बदलता है, पायरुविक एसिड में। किस में बदलता है, एक अणु ग्लूकोज का 2 अणु पायरुविक एसिड में बदलता है। किस में बदलता है, पायरुविक एसिड में। बदलता नहीं बदलता। और ये पायरुविक एसिड बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये चला जाता है बेटा कौन सी साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। और ये क्रेब्स साइकिल वैसे भी अपन को पता है कहाँ पर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और क्रेब्स साइकिल के बाद ईटीएस चक्र चलता है, वो भी कहाँ पर चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहाँ पर चलता है बेटा, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी क्रेब्स साइकिल और ईटीएस जो चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। बदले में हमें क्या मिल जाती है, 38 एटीपी मिल जाती है, जिसका आवश्यकता अनुसार एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज में ले लेते हैं, ठीक है ना बेटा। ठीक है बेटा, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स साइकिल चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ईटीएच चक्र चलता और 38 एटीपी। ये अपन ने प्रोसेस बताई बेटा वायवीय श्वसन की, ऑक्सीजन की उपस्थिति वाली, ठीक है ना, वायवीय श्वसन की। बैक्टीरिया में भी होती है, बैक्टीरिया में भी तो होती है वायवीय श्वसन, कॉमन है बेटा, सभी प्राणियों में वायवीय श्वसन पाया जाता है। वो तो बैक्टीरिया में क्या वायु अनुपस्थित होती है, तो उसके चक्कर में वो क्या करता है, अवायवीय श्वसन करने लगता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर ये वायवीय श्वसन है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब आप बात करोगे बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो बेटा बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो मीजोसोम तो है। माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉग श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, संरचना में देखा था, तो मीजोसोम में क्रिया हो जाएगी और बदले में क्या मिल जाएगी, 38 एटीपी। तो ये वायवीय श्वसन है बेटा, जो सभी जीवों में क्या होता है, कॉमन होता है, यूनिवर्सल होता है बेटा। अब मैं बात करूं किसकी बात करूं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अवायवीय श्वसन एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये बात करूंगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बेटा देखो, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बनता है ना, तो यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र बोलते हैं इसे, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ये दोनों में कॉमन होगा, ठीक है ना। तो वो ऑक्सी श्वसन हो या अनॉक्सी श्वसन हो, दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये चक्र चलेगा, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो बैक्टीरिया और यीस्ट में, आरबीसी कोशिकाओं में ये वाला चक्र चलेगा। तो ये अनॉक्सी श्वसन होगा बेटा। कौन सा श्वसन होगा, अनॉक्सी श्वसन। और बेटा अनॉक्सी श्वसन का एक और नाम है फर्मेंटेशन या किण्वन। क्या नाम है बेटा, फर्मेंटेशन या किण्वन, ठीक है ना। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, फर्मेंटेशन
या फिर किण्वन की प्रोसेस। कौन से श्वसन को? एन एरोबिक रेस्पायरेशन को। एन एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है ना, वो फर्मेंटेशन भी कहलाता है, इसका दूसरा नाम है। अब देखो, दो प्रकार का हो सकता है फर्मेंटेशन। एक फर्मेंटेशन तो होता है जिसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड का, तो उसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और एक फर्मेंटेशन जो कि यीस्ट और बैक्टीरिया में होता है, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है बेटा? एथेनॉल का। तो यहाँ पर तो एल्कोहल फर्मेंटेशन या एथेनॉल फर्मेंटेशन कहलाता है, एथेनॉल का निर्माण होता है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर क्या बनती है? CO2 भी तो बनाई थी, CO2 भी बनती है। तो फर्मेंटेशन दो प्रकार का होता है, एक तो लैक्टिक एसिड वाला, एक एथेनॉल वाला। ये किस किस में होता है? यीस्ट में होता है और बैक्टीरिया में होता है, ठीक है ना, यीस्ट और बैक्टीरिया में। जबकि वो वाला किस में होता है बेटा? ये वाला RBC में हो सकता है, ठीक है ना, RBC में मसल्स में होता है, ठीक है ना, मसल्स में होता है, ठीक है। ये अपन ने देख लिया था, अपन को तो मेन इससे मतलब है, ठीक है ना बेटा। अब देखो, ये एनोरोबिक या फर्मेंटेशन की क्रिया होती है और यहाँ पर एथेनॉल का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर यहाँ से यहाँ तक की जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाली जो प्रोसेस है बेटा, ये साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन यहाँ पर ATP वगैरह नहीं बनता। क्या नहीं बनता? ATP। जो ATP बनना होता है वो ग्लाइकोलाइसिस में बन जाता है। थोड़ा सा याद करो बेटा कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में टोटल ATP का निर्माण कितना होता है बेटा कितना होता है? अपन को पता है, शुरुआत में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस की शुरुआत में 2 ATP तो काम में ले ली जाती है। शुरुआत में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में शुरुआत में 2 ATP तो काम में ले ली जाती है, लेकिन बाद में 4 ATP बन जाती है। ये तो माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, 4 ATP का फॉर्मेशन बाद में हो जाता है। तो टोटल लाभ कितना होता है अपन को? 2 ATP का लाभ हो जाता है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 2 ATP मिलती है अपन को। कितनी ATP मिलती है? 2 ATP मिलती है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और होती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में NAD प्लस जो कोएंजाइम होता है, NAD प्लस कोएंजाइम का रिडक्शन हो जाता है और ये क्या बनाता है बेटा? NADH2 का निर्माण करता है। थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, याद करो बेटा, ठीक है ना बेटा। NADH2 का निर्माण होता है, तो 2 मॉलिक्यूल NAD प्लस के NADH2 के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब बेटा होता ये है कि जो 2 NADH2 है, अगर ये ETH चक्र में चले जाए, यानी कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये ETH चक्र में जाएंगे, और ETH चक्र में जाने के बाद क्योंकि एक NADH2 से 3 ATP बनती है, तो 2 NADH2 से कितने बनेंगे? 6 ATP का निर्माण होगा ETH चक्र में जाने पर, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो 6 क्या बन जाएंगे? ATP। तो इनसे क्या बन सकता था? 6 ATP बन सकता है। तो टोटल 2 ATP तो यहाँ बन रहे हैं, 6 ATP यहाँ बन रहे हैं। तो टोटल जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है ऑक्सीशोषण में, ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले में, ठीक है ना। तो टोटल कितने ATP बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया से? 8 ATP बनते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो बेटा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में केवल और केवल 2 ATP बनता है, क्योंकि बेटा NAD प्लस से NADH2 तो बना, लेकिन बेटा ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो ETH चक्र चलेगा ही नहीं, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब चक्र चलता है और क्रेब चक्र के बाद ETH चक्र आता है। तो ये तो नियमित रूप से चलते हैं ना, तो ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्रेब साइकिल नहीं चलेगी, क्रेब साइकिल नहीं चलेगी तो ETS भी नहीं चलेगा, ठीक है बेटा। तो NADH2 ETS में नहीं जाएंगे तो 6 ATP भी नहीं बनेगी। तो ओवरऑल लाभ जो होता है किसके अंदर? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अवायवीय श्वसन में या फर्मेंटेशन की क्रिया में, वो 2 ATP का ही होता है। केवल और केवल 2 ATP बनती है। केवल और केवल कितनी ATP बनती है बेटा? 2 ATP, जिनसे लगभग 29 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। कितनी? 29 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है बेटा। लेकिन ये प्रोसेस क्यों हो रही है फिर? ठीक है, इसको टीचर्स बताते नहीं है बेटा, और किताबों में तो दिया हुआ है ही नहीं कि ये प्रोसेस क्यों हो रही है बेटा। ये वाली प्रोसेस, जब 2 ATP मिलना था तो ग्लाइकोलाइसिस होकर पायरुविक एसिड बनके छोड़ देना चाहिए था ना, है बेटा। सही नहीं है क्या बात भाई? ग्लाइकोलाइसिस कर कुरा के 2 ATP बनानी थी, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई ATP थोड़ी बन रहा, ठीक है, इस प्रोसेस में, ठीक है ना। ऑक्सीशोषण में जरूर बनता, ETH चक्र में जाकर ATP बनती है, तो वो तो चल रही है तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस में तो कुछ भी नहीं बन रहा ATP, तो फिर ये क्यों हो रही है प्रोसेस? तो बेटा एक माइनर सा ध्यान देने वाली बात है कि जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वहाँ पर क्या होता है कि जो ये NADH2 है ना, इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये बनाता है NAD प्लस। क्या बनाता है? NAD प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, यहाँ पर NADH2 ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा? NAD प्लस बना रहा बेटा। ये NAD प्लस को वापस से प्राप्त करने के लिए ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। एथेनॉल को प्राप्त करने के लिए नहीं होती, ये तो औद्योगिक महत्व होता है बैक्टीरिया का या यीस्ट का, क्या अपन भाई इससे एथेनॉल प्राप्त, ये फर्मेंटेशन की क्रिया से, ये तो अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन बैक्टीरिया खुद के लिए क्या कर रहा?
उसके एथेनॉल काम की चीज़ थोड़ी है, वो तो अपने लिए काम की है जो औद्योगिक महत्व में अपन काम में ले लेते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के लिए क्या क्या काम की चीज़ है कि NAD+ को वापस से प्राप्त करना, इसका ये फर्मेंटेशन का उद्देश्य होता है बैक्टीरिया का कि मैं वापस से क्या प्राप्त कर लूँ, NAD+, क्योंकि बेटा NAD+ यहाँ पर काम आ रहे हैं, ठीक है ना। जब ग्लाइकोलाइसिस चलाएंगे तो NAD+ की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी, और जब ग्लाइकोलाइसिस चलेगी तभी तो 2 ATP बनेगी। तो बेटा ऐसा थोड़ी है कि NAD+ पहले से कट्टा भर भर के बोरिया भर भर के वहाँ पर उपस्थित है उस कोशिका के अंदर, NAD+ नहीं है ना बेटा। इसकी जो मतलब अमाउंट होती है वो फिक्स होती है बेटा। अगर अपन ग्लाइकोलाइसिस ही रेगुलर चलाते रहेंगे तो NAD+ तो खत्म ही हो जाएगा, और NAD+ खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा बेटा, NAD+ खत्म हो जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलेगा ही नहीं, तो 2 ATP भी नहीं मिलेगी। तो वापस से इस NADH2 जो बना था ग्लाइकोलाइसिस से, उसको वापस से NAD+ में कन्वर्ट करने के लिए देखो बेटा ये फर्मेंटेशन क्रिया होती है, जहां पर क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस से NADH2 बना था उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, NAD+ में हो जाता है, वापस से NAD+ यहाँ पर काम में आने लगता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा।